नमस्कार, आदाब। मैं हूँ बिलाल समज़ौरी। एबीसी हिंदी चर्चा में आपका स्वागत है। 5 अगस्त 2024 के बाद जिस तरह से शेख हसीना को बांग्लादेश सरकार से अपदस्थ किया गया था, वो हम सब लोगों के सामने है। उसके बाद से निरंतर माना जा रहा है कि बांग्लादेश के अंदर आईएसआई, जो पाकिस्तान की एक गुप्तचर एजेंसी है, और चाइना की अंडरस्टैंडिंग के साथ गतिविधियां निरंतर जारी हैं। हाल ही में एमएम कमरुल हसन, जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं बांग्लादेश आर्मी के, उन्होंने पाकिस्तान विजिट भी किया था, रावलपिंडी विजिट भी किया था। वहाँ उनका बहुत भव्य स्वागत हुआ। इस तरह की अंडरस्टैंडिंग बांग्लादेश आर्मी और पाकिस्तान के आईएसआई के बीच न केवल बांग्लादेश बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गुप्त जगहों पर होती रहती है। ये लोग मिलते रहते हैं, जिसके बाद से एक खदशा पैदा हो रहा है, एक चर्चा का बाजार गर्म है कि आईएसआई और बांग्लादेश आर्मी की जो अंडरस्टैंडिंग है वो भारत की सुरक्षा के लिए कितनी खतरनाक हो सकती है, ये भारत के लिए कितना सरदर्द बन सकता है। क्या इसके माध्यम से बांग्लादेश को भारत के खिलाफ उकसाया जा सकता है? आईएसआई क्या इस तरह की भूमिका निभा सकती है? आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे अपने खास मेहमान शरद कोहली जी से, जो बांग्लादेश विषय के जानकार हैं, और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से इस तरह की गतिविधियों को किस तरह से देखते हैं। नमस्कार बिलाल भाई। एबीसी हिंदी के सभी फॉलोअर्स और व्यूअर्स को मेरा अभिनंदन। बहुत ही चिंता की बात है क्योंकि बांग्लादेश इस बात को भूल गया कि 1971 में उसका अस्तित्व भारत की वजह से आया था। हमारी स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने उस टाइम जो है, जिन लोगों ने अभी हाल में इमरजेंसी मूवी देखी उनको झलक भी मिली होगी कि क्या परिस्थितियां पैदा हुई थी जब बांग्लादेश बना था। ईस्ट पाकिस्तान पहले हुआ करता था। तो हमारे यहाँ एक कहावत होती है बिलाल भाई, उसको मैं आपकी इजाजत से, कहावत क्या है, एक मान्यता है, आपकी इजाजत से मैं वो बताना चाहूंगा यहाँ पर। कहा जाता है जी। कि पड़ोसी आपको मिलते हैं, आपके पिछले कोई अच्छे कर्म होते हैं, पिछले आपने कुछ अच्छे अच्छे बातें करी होती हैं, अच्छे पुण्य किए होते हैं तो पड़ोसी मिलते हैं। मुझे लगता है भारत के जो पिछले कुछ ऐसे हिसाब किताब है कि पड़ोसी हमें दोनों तरफ से अच्छे नहीं मिले। इधर चाइना बांग्लादेश की बात करें, इधर पाकिस्तान की बात करें, हमारे पड़ोसी लगातार हमारे से, हालांकि इंडिया का नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी है, पर पड़ोसियों की संभाव जो है नजर, वो बहुत अच्छी नहीं दिखाई देती है। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जब से शेख हसीना 5 अगस्त को वहां से यहाँ पर आई और जिन परिस्थितियों में, जिन हालातों में वो आई, वो हालात हम सबको पता है। उसके बाद जो हालात बने और उसके बाद जो हिंदुओं के ऊपर बांग्लादेश में अट्रॉसिटीज, अत्याचार किए गए, महिलाओं के ऊपर, हिंदू मंदिरों के ऊपर, हिंदू देवी देवताओं का जिस प्रकार से निरादर किया गया, उससे ये स्पष्ट हो गया कि बांग्लादेश अब किसी और रास्ते पे चल पड़ा है। और वो रास्ता और कुछ नहीं है, वो रास्ता भारत विरोधी है, वो रास्ता कट्टरवाद का है। और इसमें पाकिस्तान का साथ मिलना उसको लाजमी था। तो एक तरह से मैं इसको एक विश्लेषक होने के नाते और बांग्लादेश के मामलों के एक्सपर्ट होने के नाते मैं इसको होम कमिंग बोलता हूं। होम कमिंग मतलब बांग्लादेश जहां से चला था, घूम के फिर वहीं आ गया। उस आईएसआई और जिस प्रकार से नूरुल हसन साहब का वहां पर स्वागत किया गया, उनका वेलकम किया गया, इससे साफ पता लग रहा है कि पाकिस्तानी आर्मी और बांग्लादेश की आर्मी या पाकिस्तानी आईएसआई एक ही बात है। आप आर्मी कह ले, आईएसआई कह ले, एक ही बात है पाकिस्तान की जहां तक बात है। उनकी नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं, उनके जो लक्ष्य है वो बढ़ते जा रहे हैं, उनके प्लान्स और ज्यादा जॉइंट दिखाई दे रहे हैं। और बांग्लादेश मुझे लगता है वैसे लोगों के हाथ में जा चुका है जो कि जिनका लक्ष्य अब बांग्लादेश का विकास तो नहीं है। ये तो पक्का है कि बांग्लादेश जिस रफ्तार से बढ़ा था, बांग्लादेश का एग्जाम्पल दिया जाता था दुनिया भर में, बिलाल भाई, कि इसने कमाल की तरक्की करी है। और जी। खासकर टेक्सटाइल क्षेत्र में, कुछ और क्षेत्रों में। पर मुझे लगता है वो सारा किया कराए पे जैसे पानी फेरना होता है। क्योंकि अगर बांग्लादेश को अभी भी नहीं पता लग रहा है कि वो जिस रास्ते पर चल पड़ा है वो रास्ता कहां ले जाता है, तो उसको कुछ नहीं करना चाहिए। उसको सिर्फ पाकिस्तान से ये संबंध तो वो बना रहा है आईएसआई, पर पाकिस्तान की कुल मिला के हालत देख लेनी चाहिए कि अगर वो चाहता है कि वो भी पाकिस्तान जैसा हो जाए, जहां पर ना आज आके कोई बिजनेस करना चाहता है, ना पाकिस्तान पे कोई इन्वेस्टमेंट आता है, ना पाकिस्तान किसी चीज के लिए आज मशहूर है, केवल केवल टेररिज्म को हार्बर करने में, अंग्रेजी में बोलते हैं, उसके लिए पाकिस्तान फेमस है। सारा बजट आर्मी में चला जाता है, सारा बजट भ्रष्टाचार में चला जाता है। तो मुझे लगता है बांग्लादेश अगर उस रास्ते पे चल पड़ा है
तो बांग्लादेश का जो, बिलाल भाई मैं बहुत जरूरी बात बोलने जा रहा हूं, बांग्लादेश का जो जी, अवाम है वो इस बात को लेके बहुत परेशान है, क्योंकि बांग्लादेश का अवाम अन्य किसी देश के अवाम की तरह उन्नति चाहता था, प्रोग्रेस चाहता था, ग्रोथ चाहता था, तरक्की चाहता था। पर जी, ये जो चंद लाख लोग हैं जो कि बांग्लादेश में इस समय मोहम्मद यूनुस साहब की नेतृत्व में ये इस तरीके का बिहेवियर दिखा रहे हैं, इस तरीके का कंडक्ट कर रहे हैं और इस तरीके की राह बांग्लादेश को दिखा रहे हैं। मुझे लगता है बांग्लादेश के अवाम को बहुत चिंता है, और आप वहां पर कॉमन मैन की बात करेंगे तो वो इस बात को दबी आवाज में, अगर खुल के तो नहीं बोल पाएगा क्योंकि उसकी आवाज को दबा दिया जाएगा, उसका कल को पता ही नहीं लगेगा कहां चला गया। वो तो छोड़िए, जब हिंदू अपना ही मंदिरों में पूजा करने जाते थे तो उनका पता नहीं लग रहा था, तो भला सरकार के खिलाफ बोलने वाले का तो भला क्या लगेगा। तो बहुत ही गलत रास्ते पर बांग्लादेश चल चुका, और भारत को बहुत चौकन्ना हो जाना चाहिए, भारत को अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि अब खतरा दोनों तरफ हो गया है, ईस्ट में भी हो गया है, वेस्ट में भी हो गया है। पहले चाइना काफी नहीं था, पाकिस्तान काफी नहीं था, अब हमें बांग्लादेश की सीमा जो कि बहुत पोरस थी, बहुत ही ऐसी सीमा थी जहां से आसानी से लोग आ जा चले थे, और आज अगर इतने बांग्लादेशी भारत में आ चुके हैं तो इसी वजह से है कि उनको आने के लिए बहुत आसानी थी। मुझे लगता है भारत के लिए बहुत ही चिंता की बात है, क्योंकि स्लीपर सेल्स आके बस जाते हैं अलग अलग शहरों में, इनको पहचान पाना, इनको आइडेंटिफाई करना भारतीय सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए बहुत ही कठिन काम हो जाएगा। और तुरंत मुझे लगता है इससे संबंधित भारत सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, और भारतीय डिफेंस फोर्सेस आई एम श्योर अपना काम कर रहे हैं, पर उनके लिए भी एक चिंता की बात होगी, इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप और देख रहे होंगे कि कुली साहब, जो शेख हसीना के फादर थे, शेख मुजीबुर रहमान, बंगोबध्याय भी इनकी उपाधि दी जाती थी, और जी। बांग्लादेश के एक एक तरह से निर्माण में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही, और एक तरह से उनको एक फादर फिगर भी माना जाता था। आज उनका नाम बदलकर इतिहास की किताबों से हटाया जा रहा है, और खालिदा जिया के फादर का नाम उसमें लाया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि उनकी वजह से बांग्लादेश को आज़ादी मिली। तो ये पूरा इतिहास बदलने की जो कोशिश है, कि क्या ये अपने आप में साबित करता है कि कहीं न कहीं यकीनन इसमें पीछे एक पाकिस्तान की भूमिका है, और पाकिस्तान को वो ज़ख्म आज भी सहलाते हैं, जिसकी वजह से वो आज इतने समय बाद ये एक बदला लेने जा रहा है। परिस्थितियाँ सिर्फ इतनी है कि इस बार उनका चाइना भी साथ दे रहा है, और डीप स्टेट जो अमेरिका है, वो भी कहीं न कहीं अप्रोक्ष रूप से इसमें शामिल है। तो अब मैं समझना चाहता हूँ कि भारत एक बड़ा राष्ट्र है, भारत एक संप्रभुत्व राष्ट्र है, अपने पड़ोसियों का रिस्पेक्ट करता है। लेकिन ये जो चूक हुई नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और हम इस इतने बड़े खतरे को भांप नहीं पाए, और हमारे पड़ोस में इतना बड़ा परिवर्तन हो गया, जिसमें विश्व की 2 बड़ी शक्ति, खासतौर से चाइना और अमेरिका भी शामिल थे। पाकिस्तान तो सिर्फ एग्ज़ीक्यूट कर रहा था, क्योंकि पाकिस्तान की आज वो हैसियत नहीं है कि वो कुछ ज़्यादा बिगाड़ पाए, क्योंकि बड़ी आर्थिक शक्तियाँ तो चाइना और अमेरिका ही हैं। तो हमारे सिक्योरिटी लेवल पर आपको क्या लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है आने वाले समय में? क्योंकि घुसपैठ और ज़्यादा बढ़ सकती है। बहुत बहुत अच्छी आपने बात कही बिलाल भाई, बिल्कुल भारतीय सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए बहुत ही चौकन्ना रहने की बात है, जैसा मैंने कहा, क्योंकि अब आपको दोनों तरफ से मामला मामला खतरनाक दिखाई दे रहा है। जहां हमारी वेस्टर्न सीमा पाकिस्तान से लगी हुई है, वहां पर पहले ही टेंशन आज से नहीं सालों से है। अब बांग्लादेश का बॉर्डर भी मुझे लगता है आपको पाकिस्तान बॉर्डर जैसा आगे आगे आने वाले समय में बनता दिखाई देगा, क्योंकि पाकिस्तान जिस प्रकार से प्रॉक्सी हरकतें वहां पर कर रहा है, और चाइना पीछे से कुछ तारे खींच रहा है। चाइना का रोल डायरेक्ट नहीं दिख रहा है, पर अगर आप गहराई में जाके देखेंगे तो चाइना सपोर्ट कर रहा है। एक कहावत होती है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त, तो वहां दोस्ती नेचुरल हो जाती है। तो मुझे लगता है ये जो चाइना की सपोर्ट है दबे पैर, और पाकिस्तान की तो अब खुली सपोर्ट दिखाई दे रही है। जहां तक आपने अमेरिका की बात करी, मैं उसमें एक थोड़ा सा हमें राहत मिली है कि अब जो अमेरिका में सरकार आई है ट्रंप साहब की, वो डीप स्टेट के खिलाफ है। और हमने देखा कि हिंडनबर्ग, जो जॉर्ज सोरोस सपोर्टेड ऑर्गेनाइजेशन थी नेथ एंडरसन की, उन्होंने अपनी दुकान बंद कर ली। राष्ट्रपति ट्रंप के टेक ओवर से 2-3 दिन पहले वो अपनी दुकान बंद करके बैठ गए कि अब ये दुकान चलेगी नहीं हमारी। तो थोड़ा सा एक राहत की खबर अमेरिका के एंड से आई कि डीप स्टेट को ऐसा माना जा रहा है कि ट्रंप साहब उखाड़ के फेंक देंगे, अब उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ओपन सोसाइटी नाम की जो संस्था बनाई हुई है जॉर्ज सोरोस साहब ने, उसके अब उसके काम करने के दिन ऐसा लग रहा है कि लद गए। ये तो रही एक बात। जहां तक पाकिस्तान की बात है,
मुझे लगता है कि पाकिस्तान, अगर जो देश सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव एक्टिविटीज में, नेगेटिव कार्यों में अपना सारा समय और अपना सारे रिसोर्सेस, अपना सारा पैसा लगाएगा, मुझे लगता है उसकी उसकी शेल्फ लाइफ ज्यादा नहीं है। ये तो बात पक्का है। वो परेशान जी, जरूर कर सकता है अपने पड़ोसियों को, पर वो ये नहीं कि वो हमेशा के लिए वो कामयाब हो जाए या अपने मंसूबों में वो कामयाब हो जाए। ये मुझे बाकी भारतीय सुरक्षा एजेंसीज, चाहे वो एनएसए हो, चाहे वो डिफेंस फोर्सेस हो, चाहे वो पैरामिलिट्री रिसोर्सेस सोर्सेस हो, उन सबको इस समय बिल्कुल अपने टोस पर, जिस प्रकार कहते हैं, पंजों पर खड़े रहना चाहिए कि किसी भी समय ये खतरा भारत के ऊपर अब दोनों एंड से आ सकता है। और मुझे ज्यादा चिंता बिलाल भाई इस बात की है कि जी, लाखों की संख्या में, बल्कि हो सकता है करोड़ भी हो, जिस प्रकार से बांग्लादेशी यहां पर आके बस गए हैं, ये पहचान पाना बहुत मुश्किल होगा कि इसमें से कौन व्यक्ति भारत विरोधी है, कौन व्यक्ति सच में शरण लेने आया है बेरोजगारी के उससे, या थोड़ा सा पैसा कमाने के लिए, अपना करियर बनाने के लिए, या कौन व्यक्ति ऐसी मंसूबे लेकर आया है जो कि भारत में नुकसान पहुंचाने के हो, भारतीय सुरक्षा में सेंध पहुंचाने के हो। ऐसा कौन सा व्यक्ति है, ये सुरक्षा एजेंसीज के सामने मेरे हिसाब से इस समय बहुत बड़ा चैलेंज है। और मुझे लगता है कि हर व्यक्ति पर जाकर, एक एक व्यक्ति को ढूंढकर, जिस प्रकार अमेरिका इलीगल माइग्रेंट्स पर इस समय टारगेट कर रहा है, कुछ ऐसा ही हमें भी करने की जरूरत है। शहर ब शहर, सूबा ब सूबा, राज्य ब राज्य जाके इन बांग्लादेशियों की तलाश करनी चाहिए और इनको वापस भेजना चाहिए। कार्रवाई करें ना करें, इनको उठा के सीधा सीधा वापस इनको चले जाना चाहिए, ऐसा मुझे नजर आता है। वरना ये सिक्योरिटी थ्रेट छुपे रूप में रहेगा, हिडन रूप में रहेगा, और इसको भांप पाना बहुत मुश्किल होगा। और किसी भी दिन ये भारतीय पूरी की पूरी जो प्रणाली सिस्टम है उसको परेशान कर सकता है, भारत सरकार को परेशान कर सकता है। चूक हुई, आपने कहा, चूक हुई कि इतनी बड़ी डेवलपमेंट, चिंगारी बांग्लादेश में भड़की हुई थी और उसमें चाइना सपोर्ट कर रहा था, पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा था, और हमें पता नहीं लग पाया। पर आप मेरे से सच पूछे तो अगर पता था भी और लग भी जाता, तो किसी देश के अंदर क्या चल रहा है। देखिए, पहले तो वहां पर राजनीतिक उथल पुथल हुई, जो शेख हसीना को वहां से 5 अगस्त को भागना पड़ा वहां से। उन्होंने यह तक कहा कि अगर मैं 25 मिनट और रुक जाती तो मैं जिंदा नहीं रहती। ये बात उन्होंने सार्वजनिक रूप से बोली है कि 25 मिनट जिंदगी और मौत के मेरे फर्क रह गया था, कि मेरे तक वो लोग पहुंच जाते और मैं वहां से उस टाइम ना उड़ान लेती तो मैं वहां पर खत्म हो गई होती। तो ये उस टाइम तो देखिए एक राजनीतिक, ऐसा लगा लोगों को शुरू में हुआ कि एक राजनीतिक तख्ता पलट हुआ है। पर जैसे जैसे हफ्ता दर हफ्ता बीतता गया, ये समझ में आया कि ये खाली राजनीतिक उठापटक नहीं थी, ये तो एक पूरी साजिश थी, सोची समझी साजिश थी। इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ था, इसके पीछे चाइना की सपोर्ट थी, और सबसे बड़ी बात, इसके पीछे एंटी हिंदू या एंटी भारत, में अगर कहूं कि भारत विरोधी एक सेंटिमेंट था जो वहां पर चल पड़ा। इसका रेवलेशन बाद में हुआ, तो सुरक्षा एजेंसियों की चूक हुई ना हुई ये तो सुरक्षा एजेंसियां बेहतर बता सकती हैं। पर यह सच है कि ये राजनीतिक उठापटक से बढ़कर और भी बहुत कुछ इसमें था। राजनीतिक उठक-पटक से बढ़कर बहुत बड़ी गहरी साजिश थी। लेकिन कोहली जी, आज आज मसला ये फँसा है कि शेख हसीना के प्रत्यार्पण का ज़ोर बांग्लादेश निरंतर भारत पे बना रहा है। वहीं आप ये देखें कि अटल बिहारी वाजपेयी का मुझे वो कोट याद है कि हम अपने दोस्त बदल सकते हैं, अपना पड़ोसी नहीं बदल सकते। जी। तो अब क्या हमें शेख हसीना को प्राथमिकता देनी चाहिए या बांग्लादेश को हमें प्राथमिकता देनी चाहिए? बांग्लादेश के साथ हमें अपने रिश्तों पर गंभीरता से रीटॉक करनी चाहिए। जिस तरह से भारत ने अपने अप्रवासियों को लाने का अमेरिका के साथ समझौता किया है और रेडी हो गया है कि हम जितने भी अपने अप्रवासी भारतीय हैं अमेरिका से वापस लाएंगे। तो क्या इस तरह का बांग्लादेशी अप्रवासी जो भारत में है उनको लेके भी एक समझौता बांग्लादेश सरकार से होना चाहिए और उन्हें उनको सुपुर्द करना चाहिए? तो क्या भारत को शेख हसीना एट द कॉस्ट ऑफ बांग्लादेश शेख हसीना को रखना हमारे लिए उचित है? अब मुझे लगता है बिलाल भाई, दोनों मुद्दे, आप मेरी निजी राय ले, तो दोनों मुद्दे इतने ज्यादा जुड़े हुए नहीं है। शेख हसीना का खाली यहां पर रहना केवल कारण ये नहीं है जो वहां पर आपको बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है, भारत विरोधी।
मुझे लगता है अगर हम शेख हसीना यहां से वापस चली भी जाती हैं, तो भी जिस प्रकार से पाकिस्तानी आईएसआई वहां पर अब अपना डेरा जमा चुकी है, जिस प्रकार से चाइना इन्फ्लुएंस वहां पर आ चुका है, तो मुझे लगता है शेख हसानी हसीना अगर चली भी जाएंगी, तो भी ये रुकने वाला नहीं है। तो इसलिए मैं इनको कहीं ना कहीं तो जुड़ा हुआ है, बार बार आवाज आती है, वहां से भी आती है कि इनको वापस भेजिए, आप एक्स्ट्राडाइट करिए इनको यहाँ पर। और बहुत सारे लोग अब दोनों बातों को जोड़कर देख रहे हैं कि क्योंकि हम शेख हसीना को वापस नहीं दे रहे हैं, इसलिए वहां पर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, इसलिए भारत विरोधी रुख बांग्लादेश ने अपनाया हुआ है। पर ये पूरी तरह से ये सच नहीं है। जैसा कि मैंने कहा कि शेख हसीना वापस चली जाती है, तो भी अब बांग्लादेश का रवैया बदलने, जब तक कि वहां पर इलेक्शन हो और एक चुनी हुई सरकार वहां पर आए, तो बांग्लादेश का अवाम कभी भी ऐसे व्यक्ति को तख्ते पे नहीं बिठाना चाहेगा जो कि कट्टरवाद को सपोर्ट देती हो, जो कि उसके विकास की राह में एक रोड़ा बन के खड़ा हो गया। और इस समय बांग्लादेश में गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, भुखमरी, बिजली की समस्या, पानी की समस्या आप अगर देखेंगे गहरे तौर पर, तो वो आपको बहुत बड़े मात्रा में दिखाई देगी। तो क्या ये हालात बांग्लादेश के आवाम को खुश कर सकते हैं? इसका जवाब है ना। तो शेख हसीना मुझे लगता है वापस जाए ना जाए, देखिए शेख हसीना को वापस करना एक राजनीतिक मुद्दा है और भारत सरकार इस पे कॉल लेगी। एक्स्ट्रेडिशन का जो मामला होता है वो बहुत ही पेचीदा होता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। आज तक हम हमारे जो कॉन्विक्टेड अपराधी हैं, नीरव मोदी हैं, विजय माल्या हैं, यूके से आज तक हम वापस नहीं ला पाए, जबकि उनके खिलाफ अपराध सिद्ध हो चुके हैं। तो एक्स्ट्रेडिशन एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैटर होता है, खासकर जब आप पॉलिटिकल असाइलम लेते हैं, इसको हम पॉलिटिकल असाइलम देते हैं, राजनीतिक शरण जब आप लेते हैं, तो किसी भी देश की ये फर्ज बनता है कि वो उनको, उनकी अगर जान को खतरा है, तो उनको इस तरीके से छोड़ा नहीं जाता है। ये बात तो सच है, दुनिया भर में ये ज्यादातर ये नियम चलता है। तो बात ये नहीं है, बात ये है कि जिन जिन लोगों के हाथ में बांग्लादेश की सत्ता इस समय है, वो लोग क्या चाहते हैं, उनके क्या मंशा है, उनकी ब्रॉडर प्लानिंग क्या है, क्या वो लोग गोल और एम और ऑब्जेक्टिव लेके चल रहे हैं, ये ज्यादा अहम बात है। शेख हसीना के मुद्दे को मैं सेकेंडरी मानता हूं। हाँ, लेकिन जिस तरह से आईएसआई गतिविधियां निरंतर बढ़ रही हैं बांग्लादेश में, और आपने देखा होगा कि संभल के मुद्दे पे भी एक ऐसा विषय आया जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की गुप्तचर एजेंसी आईएसआई से जोड़ के देखा गया, और किसी हद तक पूर्व में उसे दाऊद इब्राहिम से भी जोड़ के देखा जा रहा था। तो अब हम आईएसआई की गतिविधियों को काउंटर करने के लिए, खासतौर से एक डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या क्या किया जा सकता है बांग्लादेश से? हम वहां से उनका स्टेब्लिशमेंट हो जाएगा, फिर चाइना का भी स्टेब्लिशमेंट हो जाएगा अगर हमने अपने रिश्ते थोड़ा डिस्टेंस बना के रखे। अमेरिका भी अपना वहाँ एक इंटरफेरेंस चाहता है, वहाँ अमेरिका भी अपना एक एक शेख हसीना ने खुद कहा था रिकॉर्ड पर कि अमेरिका यहाँ पर अपना एक हवाई अड्डा बना देना चाहता था, जिसकी इजाजत नहीं दी और जिसका खमियाजा मुझे भुगतना पड़ा। तो अमेरिका भी चाहता है कि बांग्लादेश में उनका एक डिफेंस एक सेटअप हो, ताकि वो समय समय पर चाइना और इंडिया और इस नॉर्थ दक्षिण एशिया के अंदर उसका उपयोग किया जा सके। तो क्या क्या परिस्थिति हो सकती है, इसको कैसे काउंटर करेंगे हम लोग? मुझे लगता है अमेरिका का अब जो रुख है, पहले मैं आपकी बात वाली बात को ले लेता हूं। अमेरिका का अब जो रुख है, जब से वहां सरकार बदली है, रिपब्लिकन की सरकार आई है, अब मुझे लगता है वो आपको पहले वाली बात जो डेमोक्रेट्स के साथ थी, वो बात तो देखने को शायद नहीं मिलेगी। वो ठंडे बस्ते में चली जाएगी। जो बेस बनाने की बात थी, हवाई अड्डे बनाने की बात थी, वगैरह वगैरह, जो आर्मी बेस बनाने की बात थी। बाकी जहां तक बात पाकिस्तान की है और भारत के बांग्लादेश के रिश्तों की है, तो मुझे लगता है कि बांग्लादेश को भारत की ज्यादा जरूरत है, भारत को बांग्लादेश की उतनी जरूरत नहीं है। पहली तो ये बात हमें समझ लेनी चाहिए। और बांग्लादेश भारत से दुश्मनी ज्यादा लंबे समय तक लेना उसके लिए नुकसानदायक है। भारत चाहे तो उस पर इतनी सैंक्शंस लगा सकता है कि बांग्लादेश में सब्जियां और बेसिक चीजों के भी लाले पड़ जाएंगे। और जहां तक चाइना की बात है, चाइना का बॉर्डर बांग्लादेश से सीधा लगा हुआ नहीं है, ये हम सब जानते हैं। तो ये नहीं कि चाइना ट्रकों द्वारा वहां पर सब्जियां भेज देगा, फल भेज देगा जो भारत से जाती हैं, जो अनाज जाता है। हवाई जहाज से भेजना कितना फीजिबल रहेगा और कब तक फीजिबल रहेगा, ये इस बात पर एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है। तो भारत से इस तरह के रिश्ते बांग्लादेश के लिए नुकसानदायक होंगे। बांग्लादेश को पहले तो ये बात समझनी होगी कि लंबे वक्त तक आप भारत से इस प्रकार नहीं कर सकते। जहां तक भारत की बात है, देखिए भारत अपने नेबरहुड में, अपने पड़ोस में शांति चाहता है, और भारत कूटनीतिक तौर पर पूरी तरह से कोशिश करेगा कि बांग्लादेश
रास्ते पर आ जाए, बांग्लादेश संभल जाए और बांग्लादेश भारत के 1971 से जैसे रिश्ते रहे हैं उन रिश्तों की रिस्पेक्ट करे और उन रिश्तों को आगे बढ़ाए और एक दोस्त की तरह रहे जैसे पहले था। अगर अगर बांग्लादेश ऐसा नहीं करता है तो भारत को फिर अन्य विकल्पों पर भी विचार करना पड़ेगा, जिसमें से मैं मुझे लगता है इकोनॉमिक सैंक्शंस पहला मुद्दा होगा। उसके बाद अगर जरूरत पड़ती है और हालात नहीं सुधरते हैं, जिस प्रकार से 1 करोड़ से भी 1 करोड़ के आसपास वहां पर हिंदू है, तो मुझे लगता है भारत इस बात को सेंसिटिव रहेगा कि अगर हिंदुओं पर अत्याचार होता रहा और भारत विरोधी गतिविधियों को बांग्लादेश बढ़ावा देता रहा, तो भारत को अगर कोई सख्त कदम भी उठाना पड़ता है आगे आने वाले समय में, तो भारत उससे पीछे नहीं हटेगा। पर भारत शांति प्रिय है और भारत चाहता है कि पहले शांति से अगर कोई मुद्दा निबट जाता है, शांति आ जाती है, राह पे कोई आ जाए, तो उसको पहले लाना चाहिए। लेकिन एक मैं और बात समझना चाहता हूँ आपसे कि मैं आज के समय में पाकिस्तान और चाइना को एक दूसरे का स्ट्रेटेजिक पार्टनर मानता हूँ और ये सच भी है। और पाकिस्तान की आईएसआई जिस तरह से कोऑर्डिनेशन में रहती है चाइना की गुप्तचर एजेंसियों के साथ, उसको भी हम सब लोग जानते हैं। लेकिन चाइना ने जिस तरह से अपना एक सेटअप श्रीलंका में स्टेब्लिश कर लिया, काफ़ी दूर है एक दूसरे से, कोई बॉर्डर नहीं मिलता। नेपाल में अपना स्टेब्लिश कर लिया है। अब पड़ोस में बांग्लादेश भी शामिल हो गया। पाकिस्तान में तो उसका सेटअप पहले ही था। तो आपको लगता है कि चाइना एक एक चारों तरफ से हमें घेरने की कोशिश कर रहा है और बीच-बीच में आपने देखा है कि वो हमारे बॉर्डर में घुसपैठ भी कर चुका है। आपने बीच-बीच देखा उत्तराखंड तक वो आ जाता है। हमारी लाखों वर्ग ज़मीन हथिया भी चुका है। तो आखिर ये जो चाइना की विस्तारवादी नीति है, इन कोऑर्डिनेशन विद पाकिस्तान और एज वेल एज विद आईएसआई, तो ये भारत के लिए लॉन्ग टर्म में ये कहाँ इसका किस तरह से विजुअलाइज कर रहे हैं आप इस खतरे को? बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है बिलाल भाई भारत के लिए, क्योंकि चाइना, ये सच है जो आप बात कह रहे हैं कि चाइना चारों तरफ से, चाहे श्रीलंका हो, पाकिस्तान, सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर उन्होंने बनाया भारत को चुनौती देने के लिए और अपने व्यापार को करने के लिए। विस्तारवादी नीति चाइना की रही है, वहां पर एक्सपेंशनिज्म जिसको हम कहते हैं, उसमें चाइना विश्वास रखता है कि ज्यादा से ज्यादा जमीन हड़प लो, ज्यादा से ज्यादा जगह जाके अपनी सत्ता जमा लो, अपनी कब्जा कर लो, वगैरह वगैरह। चिंता की बात है श्रीलंका में, अगर हम टोटा पोर्ट की हम बात कर रहे हैं, जिसको कि गिरवी रखा गया श्रीलंका द्वारा चाइना को, और पाकिस्तान की बात है और अब बांग्लादेश की बात है, भारत के लिए बहुत ही चिंता की बात है। मैं समझता हूँ भारत सरकार इस बात को लेके सेंसिटिव होगी, भारत के जो डिफेंस फोर्सेस हैं इस बात को लेके सेंसिटिव होगी। पर मुझे लगता है कि भारत में एक आत्मविश्वास है कि भले ही कितना ही कोई ऐसा कब्जा कर ले, अपने मंसूबों में कामयाब, ऐसे मंसूबों को, ऐसी मंशा को लेके नहीं हो सकता आदमी जो जो कि किसी को सिर्फ आप परेशान करना चाहते हैं, आप उसको उसको तंग करना चाहते हैं, आप उसको ये दिखाना चाहते हैं कि हम तुमसे ज्यादा शक्तिशाली हैं। तो भारत आज की देश में, आज के टाइम में एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की पहचान बन चुकी है। दुनिया की 5 बड़ी अर्थव्यवस्था, हालांकि चाइना दुनिया की नंबर 2 है, और चाइना अपनी अर्थव्यवस्था को लेके भी बहुत सेंसिटिव है। और हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए बिलाल भाई कि चाइना भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है और चाइना भारत को बहुत बड़े मार्केट के रूप में देखता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, चाइना में एक कार बनती है जो कि आज दुनिया की सबसे बड़ी ईवी कार है, ईवी ब्रांड है, जिसको BYD बोलते हैं, बिल्ड योर ड्रीम्स। आपने सड़कों पर दौड़ती हुई ये गाड़ी देखी होगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है। और अब चाइना ने यहां पर उनको असेंबल करना शुरू कर दिया है। तो चाइना को कहीं ना कहीं ये लगता है, भले ही वो अपने बेस जरूर बना रहा हो, पर उसको पता है कि भारत इतना बड़ा बाजार है, आज भारत दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाली देश बन चुका है। तो चाइना एक तरफ जहां ये काम करता है, दूसरी तरफ ये भी जानता है कि भारत एक मार्केट है, भारत एक स्ट्रेटेजिक बिजनेस पार्टनर है, ट्रेड पार्टनर है। तो मुझे लगता है चाइना की सरकार भी इसको बैलेंस करके चलेगी, भले ही बेस बनाते जाए, पर ये समय बताएगा आने वाले, मुझे लगता है 1-2 साल बहुत महत्वपूर्ण है। आपने जो बात कही उसको लेके कि ये जो सारी बेस बिल्डिंग चल रही है श्रीलंका में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, अल्टीमेटली चाइना के दिमाग में क्या है, क्या चाइना करना चाहता है? क्या भारत को चारों तरफ से वो घेरना चाहता है? क्या कोई मिलिट्री एक्टिविटी करना चाहता है? तो मुझे लगता है इसमें थोड़े टाइम का इंतजार करेगा। पर जब जहां तक भारत की प्रिपेयर्डनेस की बात है, भारत की तैयारी की बात है, मुझे लगता है हमारे आर्म फोर्सेस किसी भी ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए बहुत सक्षम है, तैयार है। और अगर चाइना ऐसी कोई हरकत करता है तो उसको मुंह तोड़ जवाब भी भारत की तरफ से दिया जाएगा।
पर फिलहाल लगता है मुझे भारत चाइना के रिश्ते थोड़े से पिछले चंद हफ्तों की मैं बात करूं तो कुछ हद तक बॉर्डर पे जो आपने देखा होगा फोर्सेस पीछे हटे हैं, तो कुछ हद तक मुझे थोड़ा सा सुधार दिखाई देता है। अब बाकी बांग्लादेश के जरिए और पाकिस्तान के जरिए वो क्या करना चाहता है ये तो समय बताएगा। लेकिन मैं आपसे एक अंतिम सवाल करना चाहता हूँ कि जियोपॉलिटिक्स जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, आपने देखा होगा कि पिछले 10 साल में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने बड़ी बड़ी कोशिश की और पूरे विश्व के दौरे भी किए। भारत पूरी कोशिश कर रहा था एक डेमोक्रेटिक कंट्री होने के नाते कि हमें यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में एक सीट मिल जाए, हमें उसकी सदस्यता मिल जाए। भारत इसके पीछे ये लॉजिक दे रहा था राइट फ्रॉम द बिगनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्री है, वी आर द पीस लविंग कंट्री और एक बड़े लोकतंत्र का हम प्रतिनिधित्व करते हैं और दक्षिण एशिया के अंदर हम एक शांति प्रिय देश है। वहीं आपने देखा होगा कि पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में 2 साल की सदस्यता मिल गई और हम पीछे रह गए। इस पड़ोसी देश के मिलना और हमारा वहां चूक जाना, इसे जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे देख रहे हैं? देखिए सब चाइना की इसके पीछे उनकी बैकिंग है। आपने पहले ही कहा कि पाकिस्तान और अमेरिका की एक एक स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। उनकी दोस्ती भी भारत को लेके है, एक एक्सीडेंटल दोस्ती है, या मैं कहूँ फ्रेंडशिप ऑफ कन्वीनियंस है कि उनको दोनों को सूट करता है कि भारत विरोध करके तो आपस में दोस्त बन गए। देखिए जहां तक बात यूनाइटेड नेशंस के, बिलाल भाई मैं एक बहुत जरूरी बात आपको बताना चाहता हूँ। 1945 में यूएन बना था। अब मुझे लगता है आज 1945 से लेके आज तक 55 और 24 करीब करीब 79 69 79 साल हो चुके हैं। मुझे लगता है यूनाइटेड नेशंस का जो महत्व है, जो इंपॉर्टेंस है, अब उतना नहीं है। ये जो छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन है ना, क्वाड है, और भी जितनी ऑर्गेनाइजेशन दुनिया में बनी हुई है, अब जमाना इनका आ गया है। इतनी बड़ी यूनाइटेड नेशंस आजकल, आपको हकीकत बताऊं तो यूनाइटेड नेशंस के आज पास इतने फंड्स भी नहीं है, खतरे में आ गया है कि अपने एम्प्लॉइज को वो तनख्वाह दे सके, अपने मुलाजिमों को, कर्मचारियों को तनख्वाह दे चुके। तो अब यूएन काउंसिल ठीक है, यूनाइटेड यूएन सिक्योरिटी काउंसिल एक एक टाइम पे बहुत बहुत ही ताकतवर एक एक बॉडी हुआ करती थी। पर अब मैं समझता हूँ G20 G7 G5 ये अब एक बहुत डिफरेंट तरीके से उभर के आए हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ये सच है कि भारत ने बड़ी बहुत सालों से कोशिश करी और भारत को सीट उस पर मिलनी चाहिए थी, उस पर काफी पॉलिटिक्स भी हुई जियो पॉलिटिकल लेवल पे। पर अब मुझे लगता है इतना फर्क नहीं पड़ता है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में सीट मिले ना मिले, क्योंकि अब इतने गुट बन गए हैं दुनिया में, दुनिया भागों में बढ़ चुकी है बिलाल भाई। वहां से यहाँ काफी आ चुके हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं लॉट ऑफ वाटर हैज फ्लोन अंडर द ब्रिज। अब यूएन की इतनी रेलेवेंस मुझे लगता है रह नहीं गई है। अब तो जब से यूएस ने कहा है कि हम $12 बिलियन यूएन को देते थे, ट्रंप साहब ने आते ही कह दिया कि अब हम नहीं देंगे। मुझे लगता है यूनाइटेड नेशंस का आगे अस्तित्व भी खतरे में आ सकता है अगर उनकी फंडिंग इस तरीके से बंद हो गई। तो उसकी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस है, यूनेस्को है, यूनिसेफ है, WHO है, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस है, उन सबका अस्तित्व और उनकी रेलेवेंस धीरे धीरे, एक हिंदी में वर्ड होता है जिसको हम कहते हैं धूमिल, धीरे धीरे धूमिल होती जाएगी। और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत हो ना हो, पाकिस्तान हो या ना हो, चाइना है या नहीं है, उससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे अब और ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है। बहुत सारी और ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है, ये बात ठीक है और नए दृष्टिकोण से दुनिया के अंदर नए नए बदलाव आते रहते हैं, ये बात भी सही है। कि दुनिया के अंदर 205 देशों में से 198 यूनाइटेड नेशन के सदस्य हैं और भारत ने भी समय समय पर बहुत ही चाहत के साथ इसका सदस्य बनने की कोशिश की है। लेकिन बदलती राजनीतिक परिस्थितियों में जिस तरह से चाइना, पाकिस्तान और अमेरिका की भारत के खिलाफ एक हिडन अंडरस्टैंडिंग रहती है और हर तरफ से भारत को घेरने की कोशिश की जाती है, भारत भी इस खतरे को समझता है और भारत भी अपनी सुरक्षा को लेकर बहुत सचेत है। चाहे वो बांग्लादेश का मसला हो, चाहे वो पाकिस्तान का मसला हो, चाहे वो चाइना का मसला हो और श्रीलंका का मसला हो। पड़ोसी देश, जहाँ तक श्रीलंका की बात है या फिर आपकी नेपाल की बात है, तो वो इतने बड़े खतरे नहीं है भारत के लिए। और कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान की बढ़ती गतिविधियां जो बांग्लादेश में आईएसआई के माध्यम से है, वो भारत के लिए एक जरूर सरदर्द तो नहीं बनेंगी, लेकिन एक खतरा भविष्य में जरूर पैदा हो सकते हैं, कर सकती है। भारत जिसको लेकर सचेत ही रहेगा। पुली जी, आपका हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एबीसी हिंदी दर्शकों का मैं एक बार फिर शुक्रगुजार करता हूँ। एबीसी हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, सभी प्लेटफॉर्म पे इसको शेयर करते रहें और अपने कमेंट बॉक्स हमें प्राप्त कराते रहें। धन्यवाद। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ